वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 मैथ के घन और घनमूल को देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग आज कवर करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, और जो टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे वो आपको हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग क्या कवर करेंगे, तो चैप्टर का नाम आपका क्या है, घन एवं घनमूल। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो क्या करेंगे, घन को कवर करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्यूब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, घनमूल कवर करेंगे, घनमूल कवर करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्यूब रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड। उसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड क्यूब, हाउ टू फाइंड क्यूब। देन हम लोग क्या कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। और ये जब दोनों मेरा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर करने वाले हैं, सम संख्या का घन। सम संख्या का घन यानी जो सम संख्या होता है उसका घन हम लोग देखेंगे कि उसका सम संख्या का घन सम आ रहा है या विषम आ रहा है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, विषम संख्या का घन। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, विषम संख्या का घन। नेक्स्ट हम लोग फिर क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो कवर करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या का घनमूल। इसके बाद हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, परिमेय संख्या का घनमूल, परिमेय संख्या का घनमूल। तो क्लास 8 का जो मैथ है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है घन एवं घनमूल, इसमें हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक करने से पहले यदि आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें पर डे हर चैप्टर का आपको इस प्रकार का लेक्चर मिलेगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 फुल डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, और साथ ही साथ क्या, जो मेरा साइंस है, साइंस में लगभग हम लोग 15 से 17 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो फिर आपको देर किस बात की, जब हर चीज आपको फ्री मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि इसका फायदा उठाइए। तो हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूं इस सेशन को, वो भी फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो घन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं घन से। ठीक है, घन को हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। घन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और इस क्यूब जो है, ये क्यूब जो शब्द आया है, इसका प्रयोग जो है वो ज्यामिति में होता है। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, यानी घन का प्रयोग। हम यदि यहाँ लिखें कि घन का, जो बच्चे नए हैं वो इसको आराम से लिख सकते हैं, पूरे वीडियो को देख के आराम से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। घन का प्रयोग जो है वो कहाँ पे होता है, आपका ज्यामिति में किया जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हम लोग घन यानी क्यूब का जो है वो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, ज्यामिति में करते हैं, यानी ज्योमेट्री में करेंगे। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ज्योमेट्री में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे कि घन जो होता है वो
कैसी आकृति है? ठोस आकृति है। यदि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि घन कैसी आकृति है, तो हम लोग आंसर में क्या बताएंगे कि घन जो है वो एक प्रकार की क्या है? ठोस आकृति है। क्या कौन सी आकृति है ये? ठोस आकृति। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ठोस घन जो है वो एक ठोस आकृति है, तो फिर हम ठोस आकृति किसको कहेंगे? तो ठोस आकृति हम उसको कह सकते हैं, ठोस आकृति हम लोग उसको कहेंगे जिसकी तीन बीमाएं हो। जिनकी कितनी बीमाएं हो? तीन बीमाएं। बीमाएं का मतलब हो गया आपका डायमेंशन, यानी जिस आकृति की तीन डायमेंशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ठोस आकृति। जिस आकृति की कितनी बीमाएं हो या डायमेंशन हो, तीन डायमेंशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ठोस आकृति। तो हमको लग रहा है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज जो हम लोग याद रखने वाला है वो क्या है? घन में जो रहेगा, घन में सभी भुजाएं क्या होगी? घन में सभी भुजाएं समान होगी। क्या होगी? समान। समान का मतलब होगी आपका बराबर होगी। घन में सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। घन से रिलेटेड ये शब्द आपको समझ में आ गया। पहला शब्द मैंने क्या लिखा कि घन का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे? ज्यामिति में करेंगे। घन का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे? ज्यामिति में, यानी ज्योमेट्री में। उसके बाद मैंने क्या लिखा? घन ठोस आकृति होती है। घन कैसी आकृति होती है? ठोस आकृति। नेक्स्ट क्या है? अब ठोस आकृति किसको कहते हैं? जिसकी तीन बीमाएं हो। जिसकी कितनी बीमाएं हो? तीन बीमाएं, उसे हम लोग ठोस आकृति कहते हैं। अब घन में जो रहेगा वो सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। घन में क्या होगी? सभी भुजाएं बराबर होगी। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग घन कहते हैं किसको? इसका डिफिनीशन देखें। घन हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, घन हम लोग किसको कहते हैं? तो घन हम लोग उसको कहेंगे, घन ऐसी संख्या है। घन क्या है? ऐसी संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या को, जो किसी प्राकृत संख्या को, जो किसी प्राकृत संख्या को समय से, समय यानी सेल्फ, यानी समय से तीन बार, समय से तीन बार गुना करने के बाद, गुना करने के बाद, गुना करने के बाद प्राप्त होता है। गुना करने के बाद प्राप्त होता है, उसे हमें क्या, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम घन कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? घन कह सकते हैं। ठीक है, यानी घन कह सकते हैं। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? क्यूब नंबर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? क्यूब नंबर। किसको? घन वैसी संख्या है जो प्राकृत संख्या को समय से तीन बार गुना करने से क्या होगा? करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, तो इस 1 को क्या करेंगे हम लोग घन निकालने के लिए? इस 1 को यदि हम लोग घन निकालेंगे तो इसी प्राकृत संख्या को समय से, मतलब खुद 1 से कितना बार गुना करेंगे? 3 बार, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। कितना बार हो गया ये? 3 बार। ये हो गया 1 का पावर 3, मतलब कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो घन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, घन आपको क्या है? समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि घन से रिलेटेड जितने भी आपको हम बातें बताएं वो चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
क्योंकि हम केवल बनाने सीख जाएंगे उससे मेरी बहादुरी नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको जानना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि घन क्या है, इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार की आकृति है, ये सारी चीजें हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस रामानुज। उनका नाम क्या था? एस रामानुज। और इससे संबंधित 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 10 मार्च को, इससे संबंधित एक सवाल पूछा था। ठीक है, जिनके पास क्वेश्चन पेपर होगा वो आप लोग मिला के देख सकते हैं। क्योंकि एस रामानुज जो थे वो एक गणितज्ञ थे। वो क्या थे? गणितज्ञ, जिनका नाम क्या था? एस रामानुजन। क्वेश्चन यही शायद आया था कि एस रामानुजन कौन थे या एस रामानुजन हैं। तो उनका जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो वैज्ञानिक था, रासायनिक था, गणितज्ञ था। तो इसका जो एस रामानुज जो है वो क्या है? वो गणितज्ञ थे। वे क्या थे? गणितज्ञ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इस बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2025 में। ठीक है, तो एस रामानुजन कौन थे? एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, और एक बार क्या हुआ था कि एस रामानुजन से एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्डी। जिनका नाम क्या था? हार्डी। वो इनसे मिलने के लिए आए थे। उनका नाम क्या था? हार्डी। और ये हार्डी जो थे इनसे मिलने के लिए आए थे। और ये भी क्या थे? ये भी एक गणितज्ञ थे। ये भी क्या थे? एक गणितज्ञ थे, अन्य गणितज्ञ थे। और ये हार्डी नामक के जो गणितज्ञ थे वो रामानुजन से मिलने के लिए आए थे। और वो किससे मिलने के लिए आए थे? वो टैक्सी से मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? टैक्सी से। और उस टैक्सी का जो नंबर था, यानी जो गाड़ी का नंबर था, वो था आपका 1729। ठीक है, उस गाड़ी का नंबर कितना था जिससे मिलने के लिए आए थे? वो 1729। ठीक है, अब यहाँ ये सवाल बनता है कि ये सब हमको जानने से क्या फायदा है? ये सब जानने से ये फायदा है कि यदि ऐसा पूछ दिया जाए आने वाला समय में कि एस रामानुजन से कौन मिलने आए थे, उनका नाम क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा? हार्डी गणितज्ञ थे। या हार्डी कौन थे? तो हम लोग बता देंगे कौन थे ये? एक गणितज्ञ थे। क्या चीज से मिलने के लिए आए थे? टैक्सी से। उनका नंबर कितना था टैक्सी का? 1729। अब इससे संबंधित जो हार्डी गणितज्ञ थे उनका कहना था कि जो ये 1729 जो नंबर है वो एक प्रकार का डल नंबर है। कैसी नंबर है ये? डल नंबर। ये किनका कहना था? ये कहना था हार्डी गणितज्ञ का। लेकिन जो एस रामानुजन थे उन्होंने कहा कि ऐसा बात नहीं है। 1729 जो है वो एक डल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का रोचक नंबर है। ये एक प्रकार का क्या है? रोचक नंबर है। ठीक है, तो ये चीज हमने दिखा दिया। इनका कहना है कि एक प्रकार का रोचक नंबर है, इनका कहना है कि ये एक प्रकार का डल नंबर है। डल नंबर बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि नीरस नंबर। ठीक है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उनका कहना क्या था कि ये डल नंबर है, और एक का कहना क्या था कि ये एक नीरस नंबर है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए 1700 कितना था? 29। 1700 कितना था? 29। ये रोचक नंबर क्यों है ये हम समझा रहे हैं। ठीक है, जो एस रामानुजन का कहना था कि ये रोचक नंबर कैसे है सो देखिए। मान लीजिए 1729 है तो इसमें दो सबसे छोटी संख्या ऐसी आएगी जो जो 12 का भी घन है और किसका घन है? 1 का भी घन है। क्योंकि 12 का जब हम लोग घन करेंगे
यदि हम 12 का क्या करें, 12 का घन कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, यदि 12 का घन कर देंगे तो इतना आपका आ जाएगा। और 1 का यदि हम घन करें, किसका घन करें, 1 का, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 1729 आ जाएगा। तो इस आधार पे एस रामानुजन का कहना क्या था कि ये जो है 1729 नंबर डल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक रोचक नंबर है। और तभी से इस संख्या को क्या कहने लगा, इस संख्या को हर्डी, इस संख्या को तभी से इस संख्या को क्या कहा जाने लगा, हर्डी रामानुजन संख्या। इस संख्या को क्या कहा जाने लगा, हर्डी रामानुजन संख्या। किसके आधार पे कहने लगा, इस आधार पे जब इन्होंने कहा कि जो 1729 है वो दो छोटी संख्याओं के घन के योग के बराबर है। तो इस आधार पे इस संख्या को क्या कहा जाने लगा, हर्डी रामानुजन संख्या। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि 1729 को किस नाम से जाना जाता है, तो हमको लग रहा है कि 99% स्टूडेंट इस बात से अवगत नहीं होंगे कि इस संख्या को हर्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। ये पूछ दे क्यों कहा जाता है, मान लीजिए अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है इसलिए हम लोग चलिए टिक मार देते हैं, नहीं पता बगल से पूछ लेते हैं या चीटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन जब मेरा सब्जेक्टिव एग्जाम हो जाए, यही पूछ दे कि 1729 को हर्डी रामानुजन संख्या क्यों कहा गया, तो हमको लग रहा है कि हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि चलिए थोड़ा डिटेल में इसको बच्चों के साथ एक्सप्लेन किया जाए ताकि लोगों को जानकारी मिले। ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो उनको हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला जो सेशन है, लेक्चर है, वो आपका मिस ना हो सके। क्योंकि हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 कवर कर चुके हैं, और साइंस का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग 15 से 17 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग ऐप में कवर कर चुके हैं। किस में कवर कर चुके हैं, ऐप में। जो मेरा इस सेशन के लास्ट में आप जाइएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेस्ट लगाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में मेरा कितनी तैयारी है, कितना % हम चैप्टर नंबर 1 में जानकारी प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ टू फाइंड घन। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू फाइंड घन यानी क्यूब कैसे प्राप्त किया जाएगा, क्यूब कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, घन। यहाँ क्या लिखेंगे, घन। यानी घन बोले तो मान लेते हैं एक्स की। ठीक है, हम यहाँ संख्या लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे सबसे पहले 1। क्या लेंगे, 1। या हम यदि जीरो भी शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो का यदि हम घन निकालें, चाहे वर्ग निकालें, चाहे वर्गमूल निकालें, चाहे कुछ भी निकालें, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो का घन यदि हम यहाँ लिख दें जीरो का घन, तो जीरो का घन का मतलब क्या हो गया, इसका पावर कितना होगा, 3। और 3 पावर का मतलब ये हो गया कि इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार। कितना बार, 3 बार। 0 इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0।
इसी तरह मान के चलिए यदि हम क्या लिखें 1, फिर यहाँ पे एरो हम दे देंगे। एरो का मतलब हम क्या समझेंगे? घन। एरो मतलब 1 का घन। एरो का मतलब हम क्या समझेंगे? 1 का घन। एरो का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? का घन। क्योंकि हम बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है और मेरा भी समय महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार हर चीज को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो 1 का क्यूब करेंगे, ये 1 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 1। यानी 1 का घन कितना हो गया? 1। किसी भी संख्या को समय से 3 बार गुना करने क्या आएगा? घन आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का मेरा क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। कितना हो गया मेरा? इक्वल टू 8 हो गया। इसी तरह 3 का लेते हैं। 3 का मेरा कितना आ जाएगा? 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। इसी तरह 4 का लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 का पावर 3, और 4 का पावर 3 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 64। इसी तरह से किसका लेंगे हम लोग? 5 का। 5 का कितना हो जाएगा आपका? 5 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। इसी तरह किसका लेंगे? 6 का। 6 का लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 216। ये क्या हो जाएगा आपका? 216। उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे? 7 का देखेंगे। 7 का कितना हो जाएगा? 7 के पावर 3, ये कितना आ जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343। उसके बाद किसका लेंगे? 8 का। 8 का घन कितना आएगा? 8 का पावर 3, और घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को समय से 3 बार गुना करना है। तो 3 बार मैंने गुना कर दिया, और गुना करने के बाद मेरा कितना हो जाएगा? 512। ठीक है। 9 का लेते हैं। किसका लेते हैं? 9 का। 9 का मेरा कितना हो जाएगा? 9 के पावर 3, और 9 के पावर 3 का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ये आपका हो जाएगा 729। और 10 का जो है वो सबसे टफ। 10 का क्या है आपका? सबसे टफ। टफ क्यों है? क्योंकि इसमें जीरो है। क्योंकि जिसमें जीरो रहता है उसमें बहुत लोग, जो हीरो लोग रहते हैं ना, हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। क्योंकि क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसी 10 के चक्कर में सब लोग क्या करता है? गलत कर देता है। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? ये सबसे टफ है। हालांकि ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी पैराग्राफ 11 का। ये मैंने 1 to 10 तक देख लिया। 1 to कहां तक देख लिया? 10 तक क्यूब। फिर से मैं समझा दे रहा हूं। 1 का घन, घन का मतलब किसी भी संख्या को समय से 3 बार गुना करना। यदि 1 का पावर, 1 का घन निकालना है, इसका मतलब हो गया कि 1 का पावर 3 है, और 1 का पावर 3 का मतलब हो गया कि 3 जो है ये आपका पावर में है। 3 जो है ये आपका किस में है? पावर में है। पावर का बोलते हैं हम लोग हिंदी में घात, और 1 जो है ये मेरा बेस में है, और बेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार। जब किसी का भी पावर, किसी के आधार पर पावर 3 हो, किसी के आधार पर पावर 3 हो, तो आधार को 3 बार लिखेंगे। आधार को कितने बार लिखेंगे? आधार को 3 बार लिखेंगे। कितने बार? 3 बार। ऐसा नहीं कि हम लोग पावर को 3 बार लिख दें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पावरे को 3 बार लिख दो। पावरे को कितना लिख दो? 3 बार। तो मामला क्या हो जाएगा? मामला पूरी हो जाएगा
गड़बड़, मामला पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़। जिस पर पावर रहेगा उसको 3 बार करना है। जैसे मान के चलिए 2 का पावर 3 है, तो हम लोग बेस को 3 बार लिखेंगे, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 2 को। 3 को 3 बार नहीं लिखना ना, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जो बच्चे अभी जस्ट 7 से 8 में जाने वाले हैं, उनके लिए तो हमको लग रहा है कि अभी बहुत सारा ऐसा स्कूल या संस्था होगा जहाँ पे 8 का सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उसके लिए तो हम कहते हैं कि रामबाण क्या बोलते हैं उसको, साबित हो सकता है। वो आराम से ये सब चीज पहले से सीख सकता है। तो 10 तक मैंने देख लिया। अब हम लोग को किसका देखना है, अब हम लोग को देखना है 11 का। कुछ और आपको हम बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं, 11 से 20 तक ये आपका रह गया HW। ये आपका क्या रह गया, HW रह गया। यानी आपको इसको करना है 11 का घन, ठीक है। 11 का घन आपको निकालना है। इसी तरह 12 का घन आपको निकालना है, ठीक है। इसी तरह 13 का आपको क्या निकालना है, घन निकालना है। और कम से कम, एटलीस्ट कम से कम आपको 1 to 20 तक, 1 to 20 तक क्यूब जो है वो आपका कहाँ होना चाहिए, 1 to 20 तक क्यूब जो है वो आपका कहाँ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका कहाँ पे, जुबान पे। कहाँ होना चाहिए, जुबान पे। एक आदमी, एक लड़का कह रहा है कि कॉपी में होना चाहिए। कॉपी में तो सबका रहता है, किताब में सबका रहता है, लेकिन जुबान में जिसका रहेगा वही आदमी क्या है, इसको लिख पाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है इस कॉपी में नीचे जस्ट। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि जो चीज आपको बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो देखेंगे, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं किसी भी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक बोले तो डिजिट, इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, उसके बाद क्या हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। किसी भी संख्या के इकाई का अंक कितना हो, 2, 3, 7 या 8 हो, तो घन के इकाई का अंक क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8, 7, 3 and 2। ये देखिए जस्ट अपोजिट है, जस्ट क्या है, अपोजिट है। कैसे, यहाँ पे हम लिख के समझाते हैं। 2, 3, 7, 8। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तो उसका घन निकालने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो इसका कितना आएगा। किसी भी संख्या के अंत में 2 रहेगा तो इसका घन निकालने के बाद इसका इकाई का अंक 8 आएगा। किसी भी संख्या के अंत में 3 हो और इसका घन निकालेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। किसी भी संख्या के अंत में कितना हो, 7 हो, तो इसको निकालने के बाद मेरा किसी भी संख्या के अंत में कितना हो, 7 हो, तो ये आपका कितना होगा,
3 होगा। कितना होगा ये आपका 3 होगा। किसी भी संख्या के अंत में आपका कितना हो 8 हो और यदि इसका हम लोग घन निकालेंगे तो कितना होगा ये आपका 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं यदि ये चीज हमको याद रहेगा तो हम लोग 2 सेकेंड में किसी भी आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। कब? जब पूछेगा कि किसी, मान लीजिए एक संख्या दे दे, एक एग्जाम्पल लेके आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको या तो बहुत ज्यादा समझ में आता है या तो फिर बहुत ही कम समझ में आता है, इसलिए एग्जाम्पल लेके समझाना हम समझते हैं आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए 9 7 8 9 2। अब देखिए ये एक संख्या है, ये क्या है आपका एक संख्या है। इस संख्या के इकाई का अंक कितना है? इस संख्या के इकाई का अंक जो है वो कितना है 2 है। कितना है 2। अब जिसका इकाई का अंक 2 रखता है ये किसका है? ये यहाँ से यहाँ तक इकाई का अंक है। ये क्या है आपका इकाई का अंक है। अब जब किसी का इकाई का अंक 2 रहता है तो उसका घन निकालने के बाद इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा। ये 8 क्यों आया? ये 8 क्यों आया? क्योंकि इसका घन निकालेंगे। ये 2 का क्या निकाल देंगे घन, और 2 का घन निकालेंगे मतलब 2 का पावर 3 करेंगे, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होगा। अब 8 आ जाएगा इकाई के स्थान पर, इसका घन निकाल देंगे तो 8 आ गया। हमको इधर से मतलब ही नहीं है, ये हमको इधर से मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसी से मतलब है, जो नहीं पूछ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 8 9 7 8, ये कुछ भी नंबर हो, मान लीजिए 7, तो 7 रहेगा तो मेरा क्या आएगा बताइए? 7 रहेगा तो इकाई के अंक में 3 आएगा। इकाई के अंक में क्या आएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 का निकालेंगे घन, 3 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब 7 रहेगा तो उसका हम लोग घन निकालेंगे, 3 लिख दिए मैंने गलती से, 7 का घन निकालेंगे तो 3 4 3 होगा। इकाई का अंक कितना आ गया 3 आ गया। तो इससे जो मेरा बुक जो दिया है, एक्सरसाइज जो मेरा दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन के इकाई अंक ज्ञात करें। उस समय हम इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। मतलब 1% भी आपका सिलेबस जो है वो छूटेगा नहीं, मतलब 110% सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। यानी आपको इधर उधर कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालें, वही क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कुछ। किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे निकालें, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ संख्या को हम लोग, जैसे 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 का घन निकालेंगे तो 1 हो गया। 2 का घन मेरा कितना हो गया 8 हो गया। 3 का घन कितना हो गया, 3 का घन 27 हो गया। 4 का घन मेरा कितना हो गया 64। 5 का घन कितना हो गया 125। 6 का घन कितना हो गया, 6 का घन आपका हो जाएगा 216। 7 का हो जाएगा आपका कितना 343।
8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729। ये मेरा इकाई का अंक है। यानी किसी भी संख्या के अंत में एक होगा और उसका घन निकालेंगे तो इकाई के अंक में एक आएगा। किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई में 2 होगा तो घन निकालने के बाद इकाई का अंक 8 होगा। किसी भी संख्या के इकाई में या बोल सकते हैं अंत में 3 होगा और यदि उसका हम लोग घन निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर 7 होगा। किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 4 होगा और उसका घन निकालेंगे तो 4 ही होगा। इकाई के अंक में क्या होगा, 4 ही होगा। किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई में 5 हो और उसका घन के बाद इकाई का अंक पूछेगा तो 5 ही होगा। ठीक है, इसी तरह 6 रहेगा तो इकाई के अंक में 6 ही होगा। 7 रहेगा तो घन निकालने के बाद इकाई का अंक 3 आएगा। 8 रहेगा तो मेरा 2 आएगा और 9 रहेगा तो 9 ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को बिताते हुए आगे चलते हैं और आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो एग्जाम में 100%, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे और अन्य प्रतियोगिताएं का एग्जाम हो, हर जगह पूछा जाएगा। तो वो कौन सा टॉपिक है, तो वो है आपका सम संख्याओं का घन। सम संख्याओं का घन, इससे क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। सम संख्याओं का घन यानी क्या, क्यूब ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं क्यूब ऑफ इवन नंबर। क्यूब ऑफ इवन नंबर यानी क्यूब ऑफ इवन नंबर जो है उससे सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में, तो वो आपको हम अभी बताते हैं। मान लीजिए सम संख्या मेरा 2 है, 2 का क्या होगा घन, 2 का घन कितना आ गया मेरा 8 आया। 4 का घन कितना होगा, 4 का घन यानी क्यूब ऑफ 4 इक्वल टू कितना होगा 64 होगा। 6 का घन यानी क्यूब ऑफ 6 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216। उसके बाद 8 का घन कितना होगा यानी क्यूब ऑफ 8, तो क्यूब ऑफ 8 इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। 10 का कितना हो जाएगा, 10 का घन यानी क्यूब ऑफ 10 इक्वल टू 1000। ये चीज लिखने से, ये चीज हम लोग को लिखने से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, देखिए ध्यान से। 2 मेरा कौन सी संख्या है, ये आपका सम संख्या है। 2 कौन सी संख्या है बाबू, सम संख्या है। अब जो इसका घन निकालने के बाद जो मेरा 8 आया, ये भी मेरा कौन सी संख्या है, तो सम संख्या है। इसी प्रकार 4 भी सम संख्या, 4 भी कौन सी संख्या, सम संख्या। 4 का घन निकालने के बाद जो 64 आया, ये भी मेरा सम संख्या। ये भी 6 भी मेरा सम संख्या है, 6 भी मेरा क्या सम संख्या। इसका घन निकालने के बाद जो 216 आया, वो भी मेरा कौन सी संख्या, सम संख्या। 8 भी सम संख्या, इसका घन निकालने के बाद आने वाला परिणाम भी सम संख्या। 10 भी सम संख्या, 1000 भी सम संख्या। तो इससे हमको क्या सीख मिली, इससे हमको ये सीखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो आपका यहाँ लिख रहे हैं। क्या मिल रहा है बताइए आप लोग, तो ये मिल रहा है कि किसी भी सम संख्याओं का घन, किसी भी सम संख्याओं का घन निकालेंगे तो घन निकालने के बाद जो उसका रिजल्टेंट आएगा यानी जो परिणाम आएगा, घन निकालने के बाद जो
परिणाम आएगा वो सम ही आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि क्यूब ऑफ इवन नंबर, क्यूब ऑफ इवन नंबर is always come even, यानी क्यूब ऑफ इवन नंबर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। मतलब रिजल्टेंट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज कम इवन नंबर। द रिजल्टेंट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज कम इवन नंबर। मतलब सम संख्याओं का जो घन आएगा वो क्या आएगा? आपका इवन आएगा। यानी रिजल्टेंट ऑफ इवन नंबर, क्या चीज का रिजल्टेंट? क्यूब का रिजल्टेंट। क्या चीज का? क्यूब का। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। डस्टर किधर है? तो ये चीज हम लोग क्या क्या समझ में आ गया। अब हम लोग क्या दिखेंगे? अब हम लोग ये देखने वाले, यहाँ सम था, अब हम लोग यहाँ विषम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विषम वाला आपको समझने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा? विषम रहेगा। और विषम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से पूरा पूरी कट्टा नहीं है। जैसे मान के चलिए तीन का घन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27। 3 का विषम संख्या, इसका घन आया तो 27 आया। 27 भी क्या मेरा विषम है। क्या विषम संख्याओं का घन हमेशा क्या होता है? विषम होता है कि नहीं? 3 भी क्या था मेरा? विषम था। इसी तरह और एग्जांपल लीजिए, 5 का घन मेरा क्या हो जाएगा? 5 का घन हो जाएगा 125। और 5 भी विषम और 125 भी विषम। तो ये मेरा क्या हो गया? ये आपका हो गया। तो इससे मेरा क्या कॉन्सेप्ट निकला? इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि विषम संख्याओं का घन हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक सवाल पूछ देता है, यानी क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। क्या लिख सकते हैं इसको? क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड। मतलब क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। जैसे देखिए 5 ऑड नंबर, द रिजल्टेंट ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज कम 125। ये भी क्या आपका ऑड नंबर है कि नहीं? ये भी क्या ऑड नंबर। 3 भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। इसीलिए मैंने क्या निकाला यहाँ से ये निकल के आया मेरा, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? विषम संख्याओं का घन हमेशा विषम होता है। क्वेश्चन में कैसे देगा कि विषम संख्याओं का घन हमेशा होता है? ऑप्शन दे देगा, सम दे देगा, विषम दे देगा दूसरा ऑप्शन में, दोनों दे देगा, और बोलेगा इनमें से कोई नहीं। तो जो नहीं जानेगा वो टुकुर टुकुर देखेगा, है कि नहीं? या इधर उधर देखेगा। टुकुर टुकुर देखने का मतलब इधर उधर देखना, है कि नहीं? आदमी इसका देखेगा, कभी उसका देखेगा, वो गलत बना रहा है, ये भी उसी का देख के गलत बना देगा। और बाहर जब निकलेगा ना, एग्जाम देके जब बाहर निकलेगा तो बोलेगा, ऐसा नहीं लगेगा बाप रे बाप सब सही बना का है और सब गलत रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग क्या शुरू करेंगे। अब हम लोग देखेंगे घन, यानी घनमूल की ओर अब हम लोग जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे इस चैप्टर में। अब हम लोग किधर जाएंगे? घनमूल की ओर जाएंगे। ठीक है, तो घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं? घनमूल कैसे निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। घनमूल निकालने का मेरे पास 2 मेथड है। घनमूल निकालने का कितने मेथड हैं? 2 मेथड। ठीक है, घनमूल कैसे निकाला जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। पूर्ण घन संख्या, यानी पूर्ण घन संख्या कौन है और कौन नहीं है। पूर्ण घन संख्या कौन है और कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये हम लोग कैसे
देखेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं 125 और पूछा जाए कि यह 125 जो है वो क्या पूर्ण घन है? क्या पूछा जाए कि 125 जो है वो पूर्ण घन है, तो हम लोग कैसे निकाल के बताएंगे? कैसे पता चलेगा ये पूर्ण घन है या नहीं है? तो चलिए ट्राई करते हैं। 125 का हम लोग क्या निकाल देंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 से काटेंगे कितना आएगा? 25। फिर 5 से देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 125 का 125 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? ये आ गया 5 × 5 × 5। ये किस, यानी यहाँ पे 5 का त्रिक आ गया, यानी 5 जो है वो 3 बार आ गया। तो इसको हम बोलेंगे कि ये पूर्ण घन। ये क्या है? पूर्ण घन है। क्यों है? क्योंकि ये त्रिक बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिक। यदि ये त्रिक बन जाएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंड का त्रिक बन जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये पूर्ण घन है। और यदि किसी भी संख्या का वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग है। जैसे एक हम बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल था 19683। क्या लेते हैं? 19683। ये मेरा संख्या है। ठीक है, थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 19683। यदि मान के चलिए आपका 30 से 35 मिनट लग रहा है और हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग को तो कोई टेंशन का बात नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए यहाँ पे निकालते हैं 19683। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, यानी 3 से दे देते हैं। कितना बार में कट जाएगा? 3 छक 18, एक बचा, 3 पचे 15, यहाँ पे एक बचा, 3 छक 18। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। फिर इसको हम लोग किससे काटेंगे? फिर इसको हम लोग 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। 3 से क्यों काटेंगे? यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है। मैथ ऐसा चीज है कि हर जगह सवाल उठता है क्यों। जब तक क्यों का जवाब नहीं हो तो मैथ आप मत बनाइए, है कि नहीं? 3 से इसलिए कट रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट जो है वो 3 से कट रहा है। जैसे 6 7, 7 5 12, 12 और 6 18। 18 जो है यहाँ पे 3 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ये सारा चीज बाद में आपको बताया जाएगा। 3 दूना 6 हो गया, कट गया। यहाँ पे 3 एकम 3 बचा 2, कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 26। 3 8 24 बचा 2, 3 7 21। फिर हम लोगों ने 3 से देगा। क्यों देगा? 8 7 15, 15 1 16, 16 और 2 18। 18 भी 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से देंगे। 3 से देंगे, किससे देंगे? 3 से। 3 7 21, 3 7 21। 3 दूना 6 बचा 2 हो गया 27। 3 9 27। यहाँ कितना से देंगे? 3 से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसका इस टोटल संख्या का सम 3 से कट रहा है। 3 दूना 6 कितना हो गया? 3 दूना 6 बचा कितना? 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। उसके बाद कितना से देंगे? 4 3 7 2 9, 3 से ही देंगे। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से दीजिए। 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 बचा कितना? ये हो जाएगा 3 7 21। फिर 3 से 2, क्योंकि 7 और 2 9, 9 3 से कटता है। 3 9 27, 3 से दीजिए। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 19683 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है ये आपका। अब इसको लिखिए
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, यानी यहाँ पे देखिए हर जगह त्रिक बन रहा है, मतलब 3 3 आ रहा है। त्रिक का मतलब 3 3 आना, एक सेम संख्या 3 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिक बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, त्रिक, त्रिक बन जा रहा है। इसलिए इसलिए क्या 19683 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। यदि यहाँ पे इसका त्रिक नहीं बनता तो हम लोग लिखते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। क्या लिखते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका समय क्या हो, बच जाए। बड़ा जो क्वेश्चन लेंगे ज्यादा समय लगेगा, दिक्कत तो आपको होगा, हमको नहीं होगा, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन लेंगे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए को 80 दे दिया संख्या और पूछ दिया कि ये क्या पूर्ण घन है, तो हम चेक करके बताएंगे। 2 से देंगे 40 जाएगा, 2 से देंगे 20 जाएगा, 2 से देंगे 10 आएगा, 2 से देंगे 5 आएगा। अब लिखेंगे 80 का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 3 का जोड़ा लगाइए, ये तो लग गया, यहाँ तो नहीं लग रहा है। क्या बोलेंगे, त्रिक, त्रिक नहीं बन रहा है। देखिए त्रिक बन रहा है क्या, 2 और 5 तो अकेला अकेला पड़ गया। त्रिक बनने के लिए क्या क्या और चाहिए, त्रिक नहीं बन रहा है, त्रिक नहीं बन रहा है तो क्या होगा, पूर्ण पूर्ण घन नहीं है। त्रिक नहीं बन रहा है तो ये पूर्ण घन नहीं है। अब बोल देगा अगला क्वेश्चन में कि त्रिक बनाने के लिए और इससे क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, तो त्रिक, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिक बनाने के लिए, इसी में हम समझा दे रहे हैं। त्रिक बनाने के लिए क्या घट रहा है, देखिए 1 2 है, त्रिक 3 को लाना है तो 2 2 और चाहिए, 1 2 है 2 2 और चाहिए, 1 5 है 2 5 और चाहिए। तो कितना हमको चाहिए, इधर 25 चाहिए और इधर 4 चाहिए। ये 4 हो गया और ये 25 हो गया, मतलब 100 से 80 को 100 से गुना कर दिया जाए, 80 को कितना गुना कर दिया जाए, 100 से। तो चलिए गुना कर देते हैं, 80 को 100 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ गया, 8000 आ गया। अब ये 8000 जो आया वो त्रिक बन रहा है, क्यों, क्योंकि 8 का क्या होता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 जीरो है तो सबके साथ एक एक जीरो बैठा दीजिए। क्या ये त्रिक बना, क्या नहीं, तो ये त्रिक मेरा बन गया। तो ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है कि यदि कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है तो उसको क्या चीज से गुना किया जाए या भाग किया जाए जो मेरा त्रिक बन जाए। तो इसी तरह हम लोग चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और जो लोग लेट से आए हैं वो आप बाद में इसको शुरू से देखिए, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है आइंस्टाइन एकेडमी, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 8 9 10 फिलहाल अभी पढ़ाया जा रहा है, और आने वाला समय में हर क्लास का आपको पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छा लगा होगा, और जिनको भी अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखेंगे, घनमूल ज्ञात करने की विधि। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, घनमूल ज्ञात करने की विधि, यानी घनमूल कैसे निकलेगा, घनमूल ज्ञात करने की विधि, घनमूल ज्ञात करने की विधि।
घनमूल ज्ञात करने की विधि जो है वो हम लोग यहाँ पे दो तरह से देखेंगे। कितने तरह से देखेंगे? दो तरह से, यानी दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड, दो विधि हम लोग को पढ़ना है। क्लास 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को दो मेथड का जिक्र किया गया है। फर्स्ट मेथड जो है वो मेरा है अभाज्य गुणनखंड। फर्स्ट मेथड क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक जो है वो ऐन विधि है। एक और मेरा क्या है? किसी घन संख्या का घनमूल, किसी एक अगला मेरा क्या है? किसी घन संख्या का घनमूल ऐन विधि से निकालेंगे। यानी एक और ऐन विधि है जो हम लोग आगे इसी सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड नंबर 1 से। 1 में हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हम लोग मान के चलिए 1000 एक संख्या है, यानी पूर्ण घन संख्या है। इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं? घनमूल। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे कितना आ जाएगा आपका? 500। फिर 2 से देंगे 250, फिर 2 से देंगे 125, फिर किससे देंगे? 5 से, कितना हो जाएगा? 25। फिर किससे देंगे? 5 से। अब हम क्या लिखेंगे? 1000 का अभाज्य गुणनखंड। 1000 का क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसमें अंडर रूट लगाएंगे, और रूट जो लगाएंगे यहाँ पे कितना रहेगा? 3 रहेगा। 3 क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं। क्योंकि 3 यहाँ नहीं देंगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। इसलिए 3 देना बहुत ही जरूरी है। 3 जो नहीं देगा और वो बना देगा तो नंबर उसका एग्जामिनर काट देगा। इसलिए हम लोग कितना का जोड़ा लगाएंगे? 3 का। ये तीनों 2 के बदले 1 2, और ये तीनों 5 के बदले 1 5। अब क्या हो गया? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, मतलब 1000 का क्यूब रूट जो हो गया, यानी शॉर्ट में लिख देते हैं 1000 का क्यूब रूट जो आया वो आपका 10 आया। कितना आ गया? 10 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जो रहते हैं वो एक एग्जांपल से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर होते हैं या फिर पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। तो वैसे छात्र या छात्राएं के लिए 2 एग्जाम्पल जरूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वो सिंपल सा लेते हैं, छोटा इसलिए लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, और जब आप समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत बड़ा पहाड़ भी दे दिया जाए तो आप हल कर सकते हैं। तो 2 से लेते हैं, कितना हो जाएगा? 32। 2 से देंगे 16, 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, 2 से देंगे 2। अब क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये गिनती इसलिए मैंने कर लिया कि हो सकता है जल्दीबाजी में गड़बड़ी भी हो जाए। कितना का जोड़ा लगाना है? 3 का। यदि यहाँ 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा, यहाँ 2 रहेगा तो 2 का जोड़ा, इसलिए यहाँ घनमूल में कितना रहता है? 3 रहता है। तो निकाल देंगे ये दोनों, इन तीनों 2 के बदले 1 2 इंटू इन तीनों 2 के बदले 1 2। अब गुना करेंगे 4 हो गया, मतलब 64 का क्यूब रूट कितना आ गया? 4 आ गया। उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि वाला जो घनमूल निकालने का तरीका है वो आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट विधि को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट विधि क्या था?
घनमूल निकालने का जो एक अन्य विधि है, उस विधि को हम लोग समझेंगे। और इस विधि को यदि आप समझ गए ना भाई, इस विधि को आप यदि समझ गए तो लगेगा कि हम जंग जीत गए। ऐसा लगेगा कि जंग जीत गए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ अलग ही है। क्यों है? तो अन्य विधि वाला जो मेरा मेथड है उसको हम देख रहे हैं। अन्य विधि से जो हम क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। अन्य विधि से क्या निकालेंगे? घनमूल। जैसे 884 736 इसका हम लोग को क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। बहुत तो लड़का या लड़की देख के डर गया होगा कि ये तो बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा दे दिया। लेकिन आपको डरना नहीं है। क्या नहीं होना? आपको डरना नहीं है। इसमें हम लोग को क्या करना है? इसमें जो दिया रहेगा, इसमें जो दिया रहेगा, जितना भी बड़ा संख्या दे दे हम लोग को कोई टेंशन का बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या को दो तीन तीन के ग्रुप में बांट देंगे। कितने के ग्रुप में? तीन तीन के ग्रुप में। आपको पूछ देगा है कि तीन का ग्रुप में क्यों बांटेंगे? तो तीन का ग्रुप में इसलिए बांटेंगे क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। घनमूल में कितना यहाँ पे रहता है? तीन रहता है, इसलिए तीन तीन के ग्रुप में इसको क्या करेंगे? हम लोग बांट देंगे। क्योंकि यहाँ तीन है इसलिए तीन तीन बांटेंगे। दो रहता तो दो दो बांट, है कि नहीं? तो तीन तीन के ग्रुप में बांट दिए। तो 736 ये आपका ग्रुप नंबर 1 में आ गया। 884 ये आपका ग्रुप 2 में आ गया। अब यहीं पर खेला होगा, और वो खेला जो होगा वो कैसा होगा? बहुत अच्छा। कैसे? देखिए, यहाँ पे इकाई ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में लिखते हैं 736। इसका जो इकाई का अंक है, इसका क्या है भाई? इकाई का अंक। इकाई का अंक में 6 है। इकाई के अंक में कितना है भाई? 6 है। इस 6 का क्या निकालेंगे? घन। इस 6 का क्या निकालें? घन। तो 6 का घन हम लोग को पता है कितना होता है। 6 का घन बताइए जल्दी फटाक से। 6 का घन कितना हो जाएगा? किसी को पता है? नहीं पता है। पीछे कॉपी पलटिए और देखिए 6 का घन आपका कितना होगा। तो 6 का घन आपका कितना हो जाएगा? 216। 216 6 का घन कितना होता है? 216। अब जब इकाई के अंक में जो 6 था उसका घन निकालें तो 206 आ गया। इस 206 में हम लोग इकाई के अंक ही लेंगे। यहाँ भी क्या लेना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक में कितना आ गया है? 6। चलिए मैंने 6 लिख दिया। अब मेरा क्या बच गया? ये आपका बच गया है 884। अब ग्रुप नंबर 2 में आना। एक का काम हो गया खत्म। अब हम लोग को कहाँ जाना है? ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं कि आप इधर आइए, आपसे हम लोगों को क्या है? काम है। क्या काम है वो देखिए यहाँ पे। अब 884 कितना आ गया? ये आपका 884 आ गया। कैसे निकालेंगे? ये हम लोग निकालेंगे 8 का क्यूब। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 8 का यही लिखते हैं या ऐसे लिख देते हैं, जैसा आपको समझ में आएगा। 8 का क्यूब यानी घन कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। 9 का घन कितना हो जाएगा? 9 का घन आपका हो जाएगा 729। और 10 का घन कितना हो जाएगा? 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। अब देखिए, अब तो मजा आएगा। हम लोग को यहाँ ग्रुप 2 में कितना था? 884। यदि हम 8 का घन लेते हैं तो कितना आता है? 512। यदि 9 का घन लेते हैं तो कितना आता है? 729। यदि 10 का घन लेते हैं तो कितना आता है? 1000। जो मेरा ये संख्या है 884, ये किसके बीच में लाइस कर रहा है? यानी किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है आपका 729
और 1000 के बीच में, 1000 के बीच में आ रहा है। अब जो इस दोनों में जो छोटा संख्या रहेगा, मेरा ये 884 किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 9 वाले घन में और 10 वाले घन में। इन दोनों में जो संख्या छोटा रहेगा यानी कम रहेगा उसको लेंगे। तो छोटा कौन है? 7 to 9 वाला। ये कितने का है? ये 9 का है। अब हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। अब देखिए ये 96 जो है वो क्या है? 884736 का घनमूल है। कितना मजा आ गया है कि नहीं? लगाने भाई। ये इस तरह से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े संख्या का, किसी भी बड़े से बड़े संख्या का आराम से घनमूल निकाल सकते हैं। बहुत को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 3-3 के ग्रुप में बांट देना है। मैंने बांट दिया। जो इसका इकाई के अंक में रहेगा उसका हम लोग घन निकाल देंगे। जब घन निकाल देंगे तो जो भी आएगा उसका इकाई वाला अंक आंसर में लिख देंगे। आंसर में चलिए यहाँ से इकाई वाला अंक को उठा के ले आए। अब हम लोग ग्रुप 2 में जाएंगे और ये चेक करेंगे कि ये किसका किसका घन के बीच आ रहा है। तो मैंने 8 का देखा तो 512 आया, 9 का देखा तो 729 आया, 10 का देखा तो 1000 आया। अब मैंने दोनों में कंपैरिजन किया कि ये नंबर जो 884 है वो किसके बीच में आ रहा है। तो ये 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। ये 729 किसका था? ये 9 का था। 1000 किसका था? तो 10 का था। तो जो इनमें से दोनों में से जो संख्या छोटा रहेगा यानी कम रहेगा उसको हम लोग फिर आंसर में ले जाएंगे और हम अपना आंसर मिला लेंगे तो हम लोग का आंसर जो रहेगा वो मिल जाएगा। आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा भाई? मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में 110% आ गया होगा। कितना परसेंट समझ में आ गया होगा? 110%। इसमें और भी संख्या हम लोग ले लेते हैं या उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सेशन थोड़ा लंबा हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दें, किसी भी संख्या का ऋणात्मक रहे और उसका बोल दे कि घनमूल निकालिए तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक ही आएगा। ऋणात्मक संख्या का घनमूल क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ऋणात्मक संख्या का घनमूल हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक संख्या का घनमूल हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो ये चीज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक संख्या का घनमूल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। कोई दिक्कत? जैसे 728 का घनमूल निकालेंगे कितना गया? 12। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। या मान लीजिए यहीं पर क्या रहता, और कुछ ले लेते, जैसे 64 रहता है और माइनस में रहता है, बोलता है इसका घनमूल निकालिए तो आंसर मेरा माइनस में 4 आएगा। क्योंकि ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा इस सेशन को पूरे शुरू से अंत तक देख लेगा तो एक भी सवाल ऐसा ना हो जो नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग इस मेरे सेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और हर कोई फायदा हो सके। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम यदि शेयर करेंगे उससे मेरा क्या फायदा होगा? तो ये फायदा होगा भाई कि यदि आप एग्जाम देने जाते हैं, मान के चलिए आपने एग्जाम देने गया, जहां पे आप बैठे हैं आपके इर्द गिर्द 2 से 3 लोग जरूर बैठते होंगे। यदि आपके आसपास बैठने वाले हर बच्चे तेज हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी उससे हेल्प होगा। कैसे होगा? मान लीजिए अब ये लड़का आंसर जान रहा है, ये भी लड़की अपना आंसर जान रही है, ये मान लीजिए एकदम बुड़बक है, तो ये इसको जरूर हेल्प करेगा। इतना भी इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है कि नहीं हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा? हर कोई पढ़ेगा तो आपको भी फायदा होगा और मेरा भी जो है वो हौसला बढ़ेगा और आने वाला जो चैप्टर बच गया है उसको इससे भी बेहतर पढ़ाया जा सके।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ताकि जो मैंने जो शुरू किया है आइंस्टाइन एकेडमी, आइंस्टाइन एकेडमी जो शुरू किया गया है, ये चैनल ये धीरे धीरे ग्रोथ करता जाए और आप लोग को इससे बेहतर से बेहतर पढ़ाई मिले। और ऐप भी है, इसका डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक डाल दिया गया है। वो ऐप का नाम है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में साइंस का आप आराम से MCQ अनलिमिटेड वहां पे डाला गया है, उसको आराम से दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो चैप्टर नंबर रहेगा मेरा, वो चैप्टर नंबर 4 होगा। और मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है घात एवं घातांक। तो इस चैप्टर को लेके हम कल आने वाले हैं, घात और घातांक। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, क्लास 8 का जो मैथ है, उसमें हम लोग इसको कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार होके आइए और हम भी तैयार होके आते हैं, और दोनों लोग मिलकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।